बाजार बोलता है, बाजार वही बोलता है जो आंकड़े बताते हैं या फिर जो खबरें बताती हैं। और खबरें अगर आप ग्लोबल फ्रंट से देखेंगे तो आपको फिलहाल के लिए आप देखेंगे तो आज एक बहुत ही अहम इवेंट है। जैसे हमें अविनाश सर भी बता रहे हैं कि मोदी साहब की बैठक होने वाली है ट्रंप साहब से, तो उसमें क्या निकल के सामने आता है। लेकिन उससे पहले बाजार में एंटिसिपेशन इस तरह से है कि हर देश पर अमेरिका की ओर से जो टैरिफ की घोषणा है वो शायद आज होती हुई नज़र आ सकती है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा शुक्रवार को ट्रंप साहब ने कहा था कि सोमवार को वो स्टील और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% ब्लैंकेट टैरिफ लगाएंगे। वो लगता हुआ दिखा। और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ट्रेड पार्टनर्स है यूएस, जहां से सामान मंगवाता है या जहां से इंपोर्ट होता है, उन सभी देशों पर आज यूएस की ओर से टैरिफ लगाए जा सकते हैं। पीएम मोदी की मुलाकात से पहले ये जो टैरिफ है उनका ऐलान हो सकता है और आज ही ये मुलाकात होनी है जैसे हम डिस्कस कर भी रहे हैं, तो उससे पहले ही ये घोषणा हो सकती है। तो एक नेगोशिएटिंग टूल के रूप में ट्रंप साहब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इन देशों की लिस्ट में भारत भी आता है या नहीं आता है, क्योंकि बजट में आपको याद होगा कुछ ड्यूटीज़ या कुछ इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ हम लगाते हैं, जैसे हार्ले डेविडसन जैसी जो बड़ी बाइक्स आती हैं इंडिया में, उनके ऊपर ड्यूटीज़ को कम किया गया था। तो कुछ स्टेप्स ऑलरेडी बजट में इसे लेने की कोशिश की गई है ताकि भारत ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं यूएस की ओर से उससे बचता हुआ दिखे। और उसी के ऊपर आज जो मोदी जी और ट्रंप साहब की बैठक होने वाली उसका पूरा दारोमदार इसी बात के ऊपर रहने वाला है। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से इसका ऐलान ज़रूर देखने को मिल सकता है। सर, अगर ऐसा होता है यूएस सभी ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है, जो मोदी साहब की बैठक होने वाली उससे पहले ऐसा होता है कि जब भी टैरिफ लगते हैं तो आगे की डेट पर इनसे इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है, जैसा हमने मैक्सिको, कनाडा और चाइना के केस में भी देखा था। फिर उसे एज अ नेगोशिएटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टैरिफ आज लगने की बातचीत है उसका इम्पैक्ट आप किस तरह के शेयरों पर देखते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, चाहे वो गोकुलदास हो या फिर वेल्सपन लिविंग हो, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी है, आयशर है, एमएनएम है, इनके ऊपर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं सर? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो टैरिफ बढ़ने के बाद ऑब्वियसली इनके मार्जिन्स तो दबाव में रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पुराने एग्रीमेंट है जहां पे ऑलरेडी डील फाइनल हो चुकी है वहां पे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लेकिन जो फ्रेश बिजनेस आएगा वो ऑब्वियसली नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब भी टैरिफ अनाउंस होते हैं तभी डेफिनेटली जो कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करती है इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा के बैठा है कि थोड़ा सा प्रेशर ये टैरिफ से कम आए। और इंडिया ने, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी बजट में इंपोर्ट ड्यूटी तो कम कर दी है, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट इंडिया को मिलना चाहिए। अभी आज के डिस्कशन में फाइनली क्या निकल के आता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्लियरली इंडिया का जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लिए इतना ज्यादा झटका ना आए। लेकिन फिर भी आई थिंक एक बार पॉलिसी स्पेल्ट आउट हो उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। बट ओवरऑल एक बात मैं कहूँ कि टैरिफ जब भी बढ़ेंगे तो सारी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तभी उसकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी खराब होती है। और ऑब्वियसली जो कस्टमर मार्केट है वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव सोर्सेस को चॉइसेस देखने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच संदीप। बट डेफिनेटली फेयर और ब्रॉडर वैल्यू यही है कि फर्स्ट रिएक्शन यही रहेगा कि थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, उतना नेगेटिव नहीं रहेगा जैसा एंटिसिपेटेड था, ये जितना बाजार रिएक्ट कर चुका है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा जो रिलीफ है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे गेंस के साथ हमारे मार्केट्स में आज ट्रेड हो रहा है। और फिलहाल आप देखेंगे 23,200 का लेवल भी आपको निफ्टी पे नज़र आ जाएगा। 150 अंकों से ज़्यादा की बढ़त अब निफ्टी पे हो चुकी है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी बैंक में भी 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल चुकी है। तो अब आप इसे आज की वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट कहिए या मोदी ट्रंप साहब की जो बैठक हो रही है उससे पहले जो एक ऑप्टिमिज्म है बाजार में कि उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं या फिर टैरिफ की टेंशन ले चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। इनफैक्ट एक और ग्लोबल खबर है जो कि आज पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट हो रही है, वो ये कि पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा ट्रंप साहब ने घोषणा करी है। इनफैक्ट उन्होंने 1.5 घंटा उनके साथ फ़ोन पर बातचीत करी है और इसी बातचीत के बाद इस चीज़ का ऐलान होता हुआ दिखा है कि पुतिन साहब युद्ध को रोकने के लिए या फिर वॉर को रोकने के लिए, विराम देने के लिए तैयार हो गए हैं। इनफैक्ट ये जो बातचीत हुई है उसमें पुतिन साहब ने ट्रंप को मॉस्को आने का भी न्योता दिया है। तो हो सकता है कि दोनों नेता भी मिलते हुए दिखें और इस बातचीत के बारे में यूक्रेन को भी जानकारी साझा की गई है ट्रंप साहब की ओर से। तो
ऑलमोस्ट 3 साल से ये युद्ध चल रहा है, 24 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे इस युद्ध को चलते हुए। अब इसे विराम देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इनफैक्ट कल ही हम खबरें देख रहे थे कि यूक्रेन की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे थे कि कुछ लैंड्स जो कि उन्होंने रशिया की एक्वायर करी है या फिर कॉन्कर कर रही थी इस युद्ध के दौरान, उसको वो स्वैप करने के लिए यानी कि लौटाने के लिए और अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उसकी भी घोषणा ज़ेलेंस्की साहब की ओर से आती हुई दिखी थी। तो कुल मिला के देखा जाए, जो 3 साल से वॉर चल रहा है इसके भी थमने की, रुकने की, विराम होने की जो एक उम्मीद है बाजार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिख रही है। सर, जितना भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड प्ले है वो इन खबरों के चलते इम्पैक्ट में आता है, चाहे वो ONGC ऑयल इंडिया जैसी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो या फिर MRPL, चेन्नई पेट्रो हुई, IOC, BPCL, HPCL जैसी जो रिफाइनिंग कंपनीज है, मार्केटिंग कंपनीज है, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है। तो ये जो पूरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सर, आपने कैसे रीड किया है इसको, और अगर ये युद्ध रुक जाता है, कच्चा तेल और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर कैसे इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली अगर ऑयल रुकता है तो ऑयल के कीमतों में अगर कटौती आती है संदीप, तो इसका बेनिफिट यही होगा कि जो ऑयल इंपोर्टिंग जो कंपनीज है, स्पेसिफिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, तो इनके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है, क्योंकि ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्राइस भी कम हो जाएगा। दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे केमिकल हो गया, पेंट हो गया, काफी दूसरे ऐसे एंसिलरी सेक्टर है जहाँ पे क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनके लिए भी अच्छी बात रहेगी। प्लस ओवरऑल इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो भी कम होगा, क्योंकि हमारा काफी पैसा अभी भी इंपोर्ट क्रूड में लगता है, तो ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। तो ओवरऑल आई थिंक इन्फ्लेशन को कम करने में भी काफी मदददायक होगा। तो आई थिंक नेट नेट पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर ऐसा होता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा स्पाइक मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी क्रूड गिरता है तभी मार्केट्स को एक बूस्टर शॉट या सेंटिमेंटल बूस्टर का खबर आपको मानना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई तेल एंड गैस सेक्टर की, किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है अगर रशिया यूक्रेन युद्ध विराम होता है या फिर उसमें कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। अच्छा सर, अब पूरा जो दारमदार है इस चीज़ को लेकर है कि फेड की ओर से किस तरह के डेवलपमेंट होते हुए दिखेंगे। क्या फेड की ओर से ब्याज दरें कम होती हुई नज़र आएंगी, नहीं आएंगी? क्योंकि खबरें इस तरह से बनती हुई दिख रही हैं कि महंगाई दर बढ़ने से, अमेरिका में कल जो आंकड़े आए हैं CPI महंगाई के, उसके बाद फेड की जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और पॉवल साहब जो कि फेड चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि महंगाई कम करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसको बाद ये बयान दिया है, क्योंकि जनवरी में अगर आप देखें तो US में जो CPI महंगाई का नंबर आया वो 3% पर आया। अनुमान था कि 2.9% पर रहेगा। मंथ ऑन मंथ तो 0.5% की ग्रोथ आई है महंगाई में, 0.2% रहने का अनुमान था। और उससे जो US की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 11 बेसिस पॉइंट, 10 से 11 बेसिस पॉइंट का उछाल आता हुआ दिखा है। 4.54% वाला 4.65% पर ये जो बॉन्ड यील्ड का नंबर है वो हमें जाता हुआ दिखा है। तो पॉवेल साहब ने तो सर यहाँ तक कह दिया है कि भले ही ट्रंप साहब उनको कहेंगे, उनके ऊपर दबाव भी बनाएंगे, तब भी दरें घटाने के ऊपर उनकी ओर से कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई फैसला वो नहीं लेंगे ट्रंप साहब के कहने पर भी। तो मान के चलें कि जो होना था वो हो चुका है। इस साल ब्याज दरें US में घटने की जो होप है वो ना के बराबर है। इसका US के मार्केट्स और हमारे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी इन्फ्लेशन काफी चढ़ा हुआ है। आई थिंक RBI के गवर्नर की कमेंट्री में आपने सुना होगा कि वो अभी भी थोड़ा कॉशियस स्टैंड ही ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने लिक्विडिटी बढ़ाने की काफी कोशिश की है। तो पहला जो मेजर रहेगा वो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना है, और होपफुली एक बार इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो अगले 2-3 महीने में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी रेट कट की साइकिल शुरू हो जाएगी, और बहुत तेजी से होगी। ऑलरेडी उन्होंने एक 25 बेसिस पॉइंट का जो कट किया है वो एक शुरुआत है, लेकिन देखिए इसको अगर हमको कंटिन्यूस चाहिए तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि इन्फ्लेशन नंबर और भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 25 बेसिस पॉइंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट आगे के जो रेट कट्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसके लिए इन्फ्लेशन का कम होना मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में डिसाइड करेगा कि ये ट्रेंड कितना कन्विंसिंग है। लेकिन सर IT स्टॉक्स हुए, HCL, इन्फोसिस, TCS जैसे हुए, या फिर मेटल स्टॉक्स, इनके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम नहीं होंगी तो ग्रोथ के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर असर आएगा। तो IT और मेटल स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए मेटल स्टॉक्स को तो मेरे ख्याल से टैरिफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इंटरेस्ट रेट से इतना नहीं होगा। और दूसरी बात, IT कंपनीज की अगर हम बात करें तो संदीप देखिए IT कंपनीज वैसे भी लीवरेज पे काम करती नहीं है, बहुत सारी कंपनियां कैश रिच है। तो मुझे लगता है कि वहां पे तो ग्रोथ का जो मैटर है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि IT बजट्स कितने तेजी से वहां पे इंक्रीज होते हैं।
और मेरे ख्याल से वो भी आने के लिए कम से कम 1-2-3 महीने लगेंगे। तो अभी तो ट्रम्प साहब जनवरी में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से कम मार्च के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कंपनीज के कमेंट्री में, कंपनीज के गाइडेंस में, कि आने वाला साल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। तो जो इंटरेस्ट कट की जो बात आप कर रहे हैं, या स्टैटिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर या वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को रहेगा। तो आईटी और मेटल में मुझे लगता है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेसिफिकली टैरिफ्स को लेके। ठीक है, टैरिफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्याज दरों से ज़्यादा, और उस पर क्या निर्णय निकल के आता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले कि हम घरेलू खबरों की ओर बढ़ें, एक बार ज़रा ये भी नज़र डाल लेते हैं कि कल के दिन में एफआईएस की ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, वो आपके सामने लाते हैं। कि कल एफआईएस की ओर से अगर आप देखेंगे तो 5,929 करोड़ रुपए की बिकवाली, 4,969 करोड़ रुपए की बिकवाली का जो नंबर है वो आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट डीआईएस की ओर से खरीदारी ज़्यादा हुई है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर उनकी ओर से आया, जिस वजह से हमने देखा कल लोअर लेवल से हमने इतनी शानदार रिकवरी देखी थी। दिन के दौरान हम 22,800 के नीचे भी फिसल गए थे और क्लोजिंग हुई हमारी 23,000 के ऊपर, 23,045 के आसपास। तो शानदार रिकवरी, 250 पॉइंट के आसपास की रिकवरी लेकर कल हमने हमारे मार्केट्स में एक्शन बनता हुआ दिखा था। कल अगर आप यूएस के मार्केट्स की बात करें तो 0.5% नीचे, करीब 225 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स में क्लोजिंग होती हुई दिखी। शंघाई आप देखेंगे हल्की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, लेकिन निक्केई, कॉस्पी और हैंगसेंग यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको 1.5% के आसपास की, 1 से 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं और उसके साथ साथ वीकली एक्सपायरी का दिन है और कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद है मोदी साहब और ट्रंप साहब की बैठक से पहले, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट्स में आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो गेनर लूजर्स भी आपके सामने रखते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें अगर आप आज के गेनर्स की बात करेंगे तो सुवेन फार्मा, जहाँ पे रिजल्ट्स का रिएक्शन है, 9.5% ऊपर है ये। गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी हम देख रहे हैं 8% का अपमूव है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी नतीजों का इंपैक्ट है। मुथूट फाइनेंस तो इनफैक्ट अपने 52 वीक हाई पर पहुंच गया, आज 6% के आसपास की तेज़ी है। होनासा कंज्यूमर में भी 5.5% से ज़्यादा के गेंस फिलहाल आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो नैटको फार्मा, यहाँ पे भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। इनफैक्ट एक समय स्टॉक 19% नीचे आ गया था। ऑर्किड फार्मा देखिए 15% नीचे है। विजय डायग्नोस्टिक यहाँ पे भी 6.5% के कट्स के साथ कारोबार हो रहा है, 960 रुपये का प्राइस है। एफडीसी ये एक और फार्मा नेम है और आप देखिए फार्मा स्टॉक्स पे आज फार्मा या फिर जो डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं इनमें प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी 6% नीचे है और पैसा लो इसमें भी 40 रुपये का लेवल है। 4.5% के आसपास की कमजोरी फिलहाल इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कुछ घरेलू खबरों की ओर चलें तो हमारे लिए सर पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कल शाम को हमारे जनवरी महीने के महंगाई के आंकड़े आए थे। यूएस के नंबर्स अनुमान से ज़्यादा आए, लेकिन हमारी महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। 5.22% वाला जो नंबर था वो घटकर आ गया मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 4.31% पर। अनुमान बाजार ये करके चल रहा था कि 4.5% के आसपास का नंबर आएगा। हालांकि दिक्कत ये भी है कि हमारी जो आईआईपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। 5% के मुकाबले 3.2% का जो नंबर है वो आया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो सुस्त होती हुई दिखी, जिस वजह से आईआईपी ग्रोथ पर एक असर आता हुआ दिखा है। तो इसका सर महंगाई का आप जो रेट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रियलिटी हो या फिर ऑटो स्टॉक्स हो, किस तरह का असर देखते हैं? क्या हम ये उम्मीद करके चलें कि जो नए आरबीआई गवर्नर आए उन्होंने तोहफा दिया था पहली पॉलिसी में, 1.25% रेपो रेट काटा था, क्या ये महंगाई के नंबर्स बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और रेट कट्स हो सकते हैं? और इस पूरे साल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आ गया है वो शुरुआत के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेंड अगर और थोड़ा निचले लेवल पे आता है तो आरबीआई को डेफिनेटली काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट काटने के लिए, और कम से कम 1-2 रेट कट तो और पॉसिबल लग रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कम से कम 50 से 100 बेसिस पॉइंट का और कट आपको शायद इंटरेस्ट रेट्स में देखने को मिले। लेकिन इसके लिए आपको इन्फ्लेशन और थोड़ा कम होना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि आईआईपी ग्रोथ थोड़ा सा धीमा हो चुका है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये भी मेरे ख्याल से मार्केट चाहेगा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन आए, क्योंकि आईआईपी ग्रोथ अगर कम होता है और इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट मुझे लगता है कि अगले 2, 3 या 4 महीने में कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन कम होता है तो ये रेट कट का जो साइकिल है वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो फिर सर बैंकों पे क्या व्यू लेके चलना चाहिए? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, पीएसयू बैंक्स या फिर निजी बैंक? कोई चॉइसेस या पिक्स आपके?
नहीं देखिए, सरकारी बैंक्स में हमको अभी भी लगता है कि जिस प्रकार की पिटाई हो गई है, मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा हो गई है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखे या कैनरा बैंक देखे, पीएनबी देखे, तो मुझे लगता है कि देखिए ये सारी स्टॉक्स काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन बिजनेस का थोड़ा स्लो जरूर हो चुका है, लेकिन अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से डेफिनेटली काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। मुझे लगता है कि अब प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस कंपेयर करें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि बैलेंस शीट्स भी अभी काफी अच्छी हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ भी, एसेट क्वालिटी भी अच्छा हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये दो तीन बैंक्स में थोड़ा एक्सपोजर अगर कोई लेता है तो जब अपटर्न आएगा तब इनको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। ओके तो ये बात हो गई बैंकों की और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की, क्योंकि महंगाई हमारी 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन सर अदानी ग्रुप एक बड़ा तबका है और यहाँ पे भी कुछ अच्छी खबरें आती हुई दिखी, और खबर इस तरह से है कि अदानी की इमेज सुधारने के लिए ट्रंप प्रशासन के जो लोग हैं वो मदद करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा डेवलपमेंट है जो कि अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए होता हुआ दिख रहा है, और अमेरिका में अदानी समूह के निवेश पर काम फिर से दोबारा शुरू हो चुका है, जो कि पहले पॉज हो गया था। जब आपको याद होगा रिश्वतखोरी को लेकर जो इल्ज़ाम लगे थे, इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यूकी एफसीपीए के नाम से एक 5 दशक पुराना यूएस का एक एक्ट है, उसके ऊपर ट्रंप साहब ने पॉज लगा दिया था, उसके ऊपर एक रोक लगा दी थी। तो उसी से अंदाज़ा लग गया था कि अदानी ग्रुप के लिए एक राहत की बात आती हुई नज़र आ रही है। आज अगर आप देखेंगे तो वैसे तो इसमें अदानी ग्रीन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं 11 में से 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप अदानी पावर और एंटरप्राइजेस को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम स्टॉक्स ½ % से लेकर 2.25% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इस डेवलपमेंट को? अब ऑलमोस्ट बाजार ही मान के चल रहा है कि ये जो रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम लगे थे या फिर जो पूरे यूएस से दिक्कतें आई थी वो अब खत्म होती हुई दिखेंगी। तो अदानी ग्रुप को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है सर, अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस बनानी हो तो? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अडानी ग्रुप डेफिनेटली बेनिफिट करेगा अगर यूएस का रवैया पॉजिटिव होता है। और ऑलरेडी देखिए ये जो एलिगेशंस के बाद काफी स्टेबल आई थिंक आउटलुक इन कंपनीज का हुआ है, मैनेजमेंट ने भी एक अच्छी कमेंट्री दी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि वापस जोर का मोमेंटम आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये सारे काउंटर्स बहुत वोलेटाइल है, और इसमें हमारा जो फेवरेट जो सेक्टर है वो इंफ्रा और पोर्ट्स है, जहां पे हमको अडानी पोर्ट्स काफी पसंद है। हमको लगता है कि देखिए डोमेस्टिक इनका जो प्रेजेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स में काफी स्ट्रांग है, और इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। बाकी सारी कंपनीज पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली ही काम करना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में क्या आगे आने वाला है, क्या हो सकता है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो नेगेटिव आउटलुक था ग्रुप के ऊपर वो अभी काफी कम हो चुका है, तो उसका फायदा डेफिनेटली इनके वैल्यूएशंस पे मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो काफी दूसरी ग्रुप कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी फेयर टू एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट्स में डेफिनेटली किसी को अगर निवेश करना है तो लंबी अवधि के लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, अदानी पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट और इंफ्रा ये दो ऐसे तबके हैं पूरे अदानी ग्रुप में जो कि सबसे अट्रैक्टिव है, तो लंबी अवधि के लिए अदानी पोर्ट्स में आप चाहें तो ज़रूर निवेश करके चल सकते हैं। सर कोटक महिंद्रा बैंक, इसको लेकर भी आपका व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए निकल के सामने आई है, और वो निकल के आई है बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से। आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर जो सुपरवाइजरी प्रतिबंध लगे थे, जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, उनको हटाने का फैसला लिया है। कल शाम को ये खबर निकल के सामने आई है, और इसके बाद होगा ये कि बैंक अब नए क्रेडिट कार्ड्स जारी कर पाएगा, और उसके साथ साथ चाहे वो ऑनलाइन चैनल हो या फिर बैंकिंग चैनल हो, इसके ज़रिए नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग भी हो पाएगी। आपको बता दें 24 अप्रैल 2024 ये वो दिन था जब पिछले साल आरबीआई ने बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। सुपरवाइजरी प्रतिबंध लगाने के बाद बैंक ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, जिसके बाद फाइनली अब ये जो आरबीआई के प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा लिए गए हैं। स्टॉक ने कल भी अपना 52 वीक हाई टच किया था सर, आज भी हम देखें 1992.80 ये इसका आज का इंटरडे हाई है, जो कि नया 52 वीक हाई लेवल भी है। क्या राय बन रही है सर, ये जो आरबीआई की ओर से राहत आई है, कितना बड़ा स्टेप है ये, और कितना चल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर? देखिए मेरे ख्याल से ये न्यूज पे शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्टर है, कोई डाउट नहीं, और वैल्यूएशन भी काफी नीचे आ चुके हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इनका ये है कि बैंकिंग सेक्टर में जिस प्रकार का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है
मेरे ख्याल से मार्केट एटलीस्ट कम से कम एक आध दो क्वार्टर नंबर्स की वेट करेगा और उसके बाद ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आएगी, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में ये स्टॉक कहीं पे नहीं गया है। वैल्यूएशंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो डेफिनेटली इसमें आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ा एक्सप्लोसिव ग्रोथ अभी इमीडिएटली आना, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट में हमने ये भी देखा है कि ऐसे स्टॉक्स में संदीप अल्फा बनता नहीं है, आप एक कंपाउंडर रिटर्न के लिए ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 14-15% का अगर साल का रिटर्न आता है तो ऐसे जो निवेशक है इनको डेफिनेटली थोड़ी पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए, लेकिन काफी चैलेंजेस अभी भी बैंकिंग सिस्टम में है, तो मेरे ख्याल से छोटा पोजीशन लेके यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। छोटी पोजीशन ले सकते हैं, और अगर आपका कंपाउंडिंग रिटर्न यानी कि 15-16% के सालाना रिटर्न के साथ आपका रिटर्न एपेटाइट पूरा हो जाता है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में ज़रूर छोटी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। इसके अलावा सर को काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी हैं जिसके ऊपर बाज़ार आज रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैंने कहा अभी मुथूट फाइनेंस, इनका अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट आया कल, बाज़ार अनुमान से बेटर नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। चाहे आप प्रॉफिट के फ्रंट पर देखें, चाहे आप एनआईआई के फ्रंट पर देखें, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। और इनफैक्ट नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इनका तो 1027 करोड़ से 33% बढ़कर 1363 करोड़ पर आया। एनआईआई में भी 43% की ग्रोथ आई और जो बाज़ार अनुमान कर रहा था उससे बेटर साइड पर नंबर इनके आते हुए दिखे हैं। तो सर मुथूट फाइनेंस आज इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है, गोल्ड के प्राइजेस ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप मुथूट फाइनेंस को, ये जो 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कितनी अपसाइड की गुंजाइश है इसमें नंबर्स के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हमको अभी भी लगता है कि ये स्टॉक में एक री रेटिंग और भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार का सोने का भाव बढ़ रहा है। देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर रूरल इंडिया में काम करती है, और गोल्ड फाइनेंस एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत रिस्क फ्री बिजनेस हम कह सकते हैं, क्योंकि जो एसेट ये कस्टमर से लेते हैं इसमें बैड डेट होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। और मुझे लगता है कि गोल्ड जिस प्रकार से बढ़ रहा है, अगर इसमें और तेजी आती है तो करीबन 2600 या 2650 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली गोल्ड फाइनेंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे और कैपिटल भी सेफ रहेगा। चलिए ठीक है, अभी भी 6% के आसपास की तेज़ी के साथ स्टॉक में मूव देखने को मिल रहे हैं। सर एक गोदरेज इंडस्ट्रीज़ पे भी आपका व्यू दीजिए। इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन आज नतीजों के बाद बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नतीजे अगर हम देखें तो शानदार ज़बरदस्त आते हुए दिखे हैं। 77% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, 188 करोड़ रुपये पर आ गया, और 34.5% के आसपास इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं। अबिडा ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपको 2 गुना होता हुआ नज़र आएगा, और जहाँ तक मार्जिन की बात है तो 7.25% वाला मार्जिन बढ़कर आ गया 12.4% पर। तोड़फोड़ नंबर दिए हैं सर इन्होंने, ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक में भी दिख रहा है। इन नंबर्स को आपने कैसे रीड किया है, और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक पर आपकी क्या व्यू बन रहा है अभी? नहीं, डेफिनेटली नंबर्स बहुत तगड़े हैं, और गोदरेज इंडस्ट्रीज एक्चुअली एक होल्डिंग कंपनी है जो बहुत गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्टेक कंट्रोल करती है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये कंसोलिडेटेड नंबर है। इस प्रकार का नंबर अगर आने वाले क्वार्टर में भी ये मेंटेन करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी समय के बाद इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मार्केट को तो ये रिजल्ट्स पसंद आ चुके हैं, बट मेरे ख्याल से अगला साल होपफुली रियल एस्टेट और एफएमसीजी जो गवर्नमेंट ने 12 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट किया है उससे कहीं ज्यादा अगर वॉल्यूम ग्रोथ गोदरेज कंज्यूमर को मिलता है तो उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि प्राइमरीली ये होल्डिंग कंपनी है और इसका सारा बिजनेस कंसोलिडेट होने के बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट होता है। तो नेट नेट आई थिंक आउटलुक पॉजिटिव है संदीप। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है मार्केट में तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। सर आपसे हम विदा लें सर, उससे पहले कोई टॉपिक्स जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, जो आप हमारे दर्शकों के लिए निकाल कर लाए हैं? देखिए एक स्टॉक जो अभी आपने कहा मुथूट फाइनेंस, वो भी हमारा पसंदीदा स्टॉक है। हमको लग रहा है कि सोना एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है, और इस लेवल से भी सोना अगर बढ़ता है तो इसका क्लियर एक प्ले मुथूट फाइनेंस रहेगा। मुझे लगता है 2650 के लिए अभी भी एक छोटा एलोकेशन इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। हालांकि देखिए नंबर्स आए हैं, स्टॉक थोड़ा चल चुका है, लेकिन ऐसे कंपनीज में वर्चुअल मोनोपोली है, क्योंकि वर्चुअली दो ही प्लेयर्स है, मुथूट और मणप्पुरम। और दूसरा स्टॉक जो होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो है बेलस इंटरनेशनल। देखिए हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, लेकिन इस बार जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर आ गए बहुत ही तोड़फोड़ नंबर है।
128 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल करीबन 87 करोड़ था। और इस कंपनी की खासियत है कि ये बिल्कुल जीरो डेट बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस है, और करीबन 65 कंट्री में ये काम करती है। तो मुझे लगता है कि 400 रुपए का भाव चल रहा है, करीबन 500 सवा 500 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिल सकता है। इन्होंने टर्की में भी एक बिजनेस खरीदा था, इसका भी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से नंबर्स में आ चुका है। बट ओवरऑल वेल मैनेज्ड कंपनी है, और इसमें एक अच्छा निवेश का एक मौका बन सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्क्लोजर्स, क्योंकि कुछ स्टॉक्स की भी बातचीत हुई है? नहीं, जो भी स्टॉक्स हमने आज बात की संदीप, हो सकता है देखिए हमारे क्लाइंटों को हम रेकमेंड कर चुके होते हैं, और मेरी पर्सनल होल्डिंग इन कोई भी शेयर्स में नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड डे। थैंक यू। चलिए, अब कार्यक्रम में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हेंसेक्स सिक्योरिटीज़ के एवीपी रिसर्च महेश ओझा जी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। महेश सर, बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले मार्केट्स पे ही आपका एक व्यू लेना चाहूँगा। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। कल की जो रिकवरी शुरू हुई थी 22,800 के नीचे से, अब हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट 23,200 के आसपास। 23,200 दिन के दौरान भी हमने पार किया था। तो कल के लो से देखें तो आज में ही 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी मार्केट्स में हो चुकी है। बाजार में डर था कि नया इनकम टैक्स बिल में शायद एसटीसीजी की दरें हैं वो बढ़ सकती है। कुछ एक एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मोदी साहब और ट्रंप साहब की जो बैठक हो रही है उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के सामने आ सकता है। ये जो 400 पॉइंट की तेज़ी हुई है लोअर लेवल से सर, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, फंडामेंटली वैल्यूएशन जो है काफी कुछ चीजों का करेक्ट हो चुका था। और ये जब लास्ट फॉल आए थे वो मार्जिन ट्रिगर थे, और वहाँ कहीं ना कहीं पे एक क्रूशियल सेल ऑफ था। तो वहाँ पे काफी सारे फंड मैनेजर को एक अच्छी अट्रैक्टिव लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो उसके कारण से वहाँ पे एक बाइंग वापस से जनरेट हुई थी, और थोड़ी जो है अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने को मिला है। आई थिंक अब जो अनसर्टेनिटी वाला पीरियड था अभी ऑलमोस्ट ओवर होने को है। लाइक इलेक्शन था, अपने इंटरनल इलेक्शन थे, फिर ट्रम्प का इलेक्शन था, दिल्ली का इलेक्शन था, अब ट्रम्प का जो टैरिफ वाला है वो भी ऑलमोस्ट फियर फैक्टर जो है वो क्लियर होना है। जब तक फियर फैक्टर रहता है तब तक ज्यादा डिप रहता है, और वो जब चीज आ जाती है तो फियर फैक्टर खत्म हो जाता है। तो अब ये दौर जो है खत्म होने को है, और यहाँ से लगता है मार्केट कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे तो जरूर करेगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन की और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक अब एक ट्रेंड जो है, एक सेलेक्टिवली बाइंग का जो ट्रेंड है वो चालू होगा, जहाँ पे एक सेलेक्टिवली स्टॉक्स जहाँ पे वैल्यू रहेगी वहां पे बाइंग का जो है मोमेंटम बना रहेगा। बाकी मार्केट की नजर टैरिफ पे है, चाइना के एक्शंस पे है, वो सारे एक्शंस पे नजर है। अब वो कैसे एक्शन आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट करेगा। वैल्यूएशन वाइज जो है मार्केट बहुत सारी जगह पे काफी एक कंफर्ट जोन पे आ चुका है। आइदर आप स्मॉल कैप की बात करो, मिड कैप की बात करो, लार्ज कैप की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन वाइज अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी एक कंफर्ट जोन आ रहा है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी भी हाई पी है, लेकिन उनकी अर्निंग जो है वो काफी हाई है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से एक रीजनेबल एक लेवल पे आया है। इसके कारण से एक वापस से जो है अपने को देखने को मिली है। और उसके बाद में आप देखें, कल जो डेटा आया था अपना घरेलू डेटा आया था, वो भी काफी अच्छा डेटा आया था महंगाई वाला। तो उसके हिसाब से भी एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है सर, महंगाई का जो नंबर आया उसके बाद बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट जैसे जो रेट सेंसिटिव्स हैं उनके ऊपर व्यू चेंज होगा या फिर पॉजिटिव साइड की ओर बदलेगा, ऐसा उम्मीद है अब? नहीं, देखिए मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा, लेकिन कुछ एक जगह है जहाँ पे अपने को हो सकता है कि एक बार का अपने को थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिलेगी। अभी क्या मार्केट इतना सारा एडजस्टमेंट दौर से गुजर रहा है जहाँ पे मार्जिन ट्रिगर होंगे, तो कहीं ना कहीं पे कोई नए फ्रेश शॉर्ट जिनकी एक धारणा मंदी की रहेगी वो फ्रेश शॉर्ट के मौके ढूंढेंगे। तो ये ट्रेंड है, थोड़े दिन सेटल डाउन होने में ये ट्रेंड में टाइम लगेगा, लेकिन फंडामेंटली काफी कुछ चीजें जो है अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुकी हैं। यहाँ पे बार्गेन बाइंग का जो है टाइम शुरू हो चुका है। और जहाँ पे अभी समझो टैरिफ के कारण से जो भी चीजें थोड़ी भी इम्पेक्ट होगी, या नंबर्स रिजल्ट के कारण जो भी इम्पेक्ट होगा, वहां पे आपको थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अब धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अपने को मार्केट एक स्टेबलाइजेशन रिकवरी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, स्टेबलाइजेशन और रिकवरी की ओर मार्केट जाता हुआ दिखेगा। टैरिफ और चाइना के मूव्स के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा,
लेकिन अब वैल्यू बाइंग या फिर जहां पे अच्छे लेवल्स पर बाजार पहुंच चुका है, बार्गेन बाइंग की जो एक मुहिम है शायद बाजार में अब आती हुई दिखे। सर ऐसे ही वैल्यू बाय या फिर जो बार्गेन बाइंग है उसमें एक स्टॉक आता है भारत फोर्ज का, जिसके कल नंबर्स आए, मुनाफा 8.5% गिरा, रेवेन्यू में भी हमने देखा ड्रॉप आया है 7.5% के आसपास का, अबिड्डा भी गिरा, मार्जिन्स इनके लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल आते हुए दिखे। स्टॉक हम देख रहे हैं कि सर आज जो नंबर्स आए उसके बाद ज़रूर नीचे गिरा था, लेकिन वहाँ से थोड़ी रिकवरी भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। 1050 के नीचे एक समय फिसल गया था और अभी करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। इसको सर वैल्यू बाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1800 रुपये के ऊपर के लेवल्स भी एक समय हमने इसमें देखे हैं और अब ये 1100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इसको आप वैल्यू बाय की कैटेगरी में रखेंगे? थोड़ा और पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। जब तक ये प्रेशर एकदम कूल डाउन नहीं होता है, जब तक नॉर्मलाइजेशन की दौर में नहीं आता है, तब तक इसको थोड़ा सा एक साइडवेज रखेंगे। हाँ, वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे, लेकिन एक साइडवेज में रखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ यूएस की जो टैरिफ वाली है वो भी न्यूज थोड़ी सी इनको इम्पेक्ट कर रही है, बाकी नंबर्स के हिसाब से भी थोड़ी इम्पेक्ट है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक इसको साइडवेज रखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पिक्चर क्लियर होने के बाद में उसमें वापस से एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल डाउन टर्म चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको अपन एक वॉच लिस्ट में बना के जरूर रखेंगे। ठीक है सर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे भी आपका व्यू दीजिए। इनका मुनाफा 28% के आसपास ग्रो किया, जो बाजार अनुमान कर रहा था 109 करोड़ के आसपास वहीं आया। रेवेन्यूज़ भी इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन 1800 करोड़ के आसपास, अबिड्डा 25.5% बढ़ा और सबसे अच्छी बात यह है इनके रिजल्ट्स में मार्जिन्स 9% के नीचे थे, 10.6% हो गए। बाजार मान रहा था कि मार्जिन में सुधार आएगा, 10% तक आएगा, लेकिन 10.6% तक आ जाएगा शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में आज पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर सर फिलहाल आपका क्या व्यू है और जो अर्निंग्स आपने देखी उसके बाद? नहीं, अर्निंग काफी बढ़िया है और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। मोटा मोटी थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पे है। नजरिया आउटलुक आगे के लिए भी पॉजिटिव बना हुआ है। काउंटर में थोड़ी बहुत और स्पेसिफिक अपने को अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अगर किसको भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत निवेश करना है तो ये काउंटर में अभी भी करने के चांसेस है। आगे आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है और मार्जिन भी स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन, अपन जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया वो स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से इनलाइन है। लेकिन पॉजिटिव चीजें हैं, ऐसे बाजार के अंदर अच्छे नंबर आना काफी पॉजिटिव मायने रखता है। और आने वाले क्वार्टर भी जो है एक कहीं ना कहीं पे अगर पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा। एक और पॉजिटिव नंबर आपके सामने रखता हूं सर, और वो नंबर केवल खुद के लिए पॉजिटिव नहीं है, पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे जिस तरह के नंबर्स आए उसके विपरीत बहुत ही शानदार नंबर्स आए और वो हैं आरसीएफ के, यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के। मुनाफा आप देखेंगे 7 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा, 11 करोड़ वाला मुनाफा आ गया 80 करोड़ के पार। और रेवेन्यूज जरूर इनके ड्रॉप हुए हैं 7.9% के आसपास, लेकिन अबिड्डा में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ है, 84 करोड़ वाला नंबर आ गया 180 करोड़ रुपए के आसपास। 2 गुना से ज़्यादा जंप इनके अबिड्डा में यानी कि कामकाजी मुनाफे में आपको नजर आएगा। और उसके साथ साथ मार्जिन देखिए 2 गुना से ज़्यादा होते हुए देखिए, 1.7% वाला 4% पर आ गया। छोटा बेस था सर, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मुनाफे अबिड्डे और मार्जिन के फ्रंट पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन आरसीएफ पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें, जो नंबर्स अभी तक हमने देखे हैं सर, उनमें बेस्ट ऑफ द लॉट नज़र आ रहे हैं। ये नंबर सस्टेनेबल है सर, इनको आपने कैसे रीड किया है? और अगर किसी को फर्टिलाइजर पैक में रहना ही है तो यही एक स्टॉक है जो कि नंबर्स के हिसाब से इसमें रहा जा सकता है या फिर पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन नंबर काफी बढ़िया है, स्टॉक ऊपर से भी काफी डाउन साइड आ चुका है। अगर किसको लेना है तो थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे का क्लियरिटी थोड़ा सा एक थोड़ा सा अनसर्टनिटी टाइप है, थोड़ा सा असमंजस के अंदर चल रहा है पूरे सेक्टर स्पेसिफिक। क्योंकि कोई भी स्टॉक्स लेते हैं तो सेक्टर का जो नजरिया है वो ध्यान में रख के किया जा सकता है, क्योंकि सेक्टर में अगर इम्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं भी दूसरे स्टॉक्स में आता है। हालांकि नंबर काफी बढ़िया है, मार्जिन भी काफी बढ़िया है। और मेरे हिसाब से जो कम से कम देखें भाव अगर देखें तो भी एक काफी अपर लेवल से जो है काफी करेक्ट हो चुका था स्टॉक्स। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे और एक वापस से अपसाइड की गुंजाइश थोड़ी बहुत बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर किसको बाइंग करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, एक और रिजल्ट जो कि नंबर्स वाइज तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन वाइज देखेंगे तो आपको बहुत शानदार नज़र आएगा, वो है होनासा कंज्यूमर का, यानी कि मामा अर्थ का।
मुनाफा इनका फ्लैट रहा है सर 26 करोड़ रुपए पर, लेकिन रेवेन्यू 6% बढ़कर आए, अबिड्डा 24% घटा, मार्जिन्स में भी 2% हमने देखा फॉल आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन स्टॉक में जो रिएक्शन है वो बेहद पॉजिटिव है। आज के सेशन में आप देखेंगे 9.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा एक्शन इस स्टॉक में बन रहा है। आपने नंबर्स को कैसे रीड किया है सर? कोई क्वार्टर क्वार्टर अच्छा रुझान बना है, रिजल्ट्स में जो पॉजिटिव रिएक्शन बना है इसकी कोई रीजन और क्या व्यू बन रहा है स्टॉक देखिए पर? देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो शायद आपको नंबर उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो नंबर आए थे जिसके कारण से स्टॉक्स बीटन डाउन हुआ था, तो उसके कारण से स्टॉक्स के अंदर अपन एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी दी है। इस टाइप के सर्कमटेंस के अंदर वापस से जो है थोड़ा सा एक वापस से कंपनी के अंदर रीबाउंड हुआ है। स्टॉक अपर साइड से काफी बीटन डाउन हो चुका था, ऑलमोस्ट 52 वीक लो के करीब करीब चल रहा है। और वहाँ पे नंबर थोड़े से इनकरेजिंग हल्के से, क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये नहीं था। मेरे हिसाब से मार्केट का एक्सपेक्टेशन 25-26 करोड़ के प्रॉफिट का भी नहीं दिख रहा था। तो नंबर उस हिसाब से अपन देखें तो नंबर ठीक है, मतलब अबोव एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो या इन लाइन एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। तो नंबर ठीक है, इसके कारण से स्टॉक जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 250 से 260 की रेंज जो है मिनिमम पकड़ ले। और स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है और कंपनी का जो और भी है वो सारी चीजें पोटेंशियल है। अगर वो चीजें एक दो क्वार्टर और मोमेंटम पकड़ लेता है तो स्टॉक 300 350 की रेंज भी वापस अपने को बता सकता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया इस नंबर को देखते हुए फिलहाल बन रहा है। इनफैक्ट 547 रुपये से स्टॉक का गिरता गिरता 200 रुपये के नीचे आ गया था। आज फिलहाल आप देखेंगे तो आपको मूव रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि तिमाही दर तिमाही बेसिस पर नंबर बहुत शानदार आए हैं। इन सब के विपरीत सर एक स्टॉक है नैटको फार्मा का, जो कि आज अर्निंग्स की बात कर रहा है, नेगेटिवली रिएक्ट और एक बड़ा नीजक रिएक्शन स्टॉक पर आता हुआ दिखा। और उसका कारण आप देख लीजिए, इनका मुनाफा गिरा है 38%, 212-13 करोड़ वाला 132 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू जरूर बड़े हैं 37% के आसपास, लेकिन नंबर्स में जो मुनाफा घटकर आया है उसका रिएक्शन हमने नीचे की ओर स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। तो नेटको फार्मा में सर जिस तरह के नंबर्स आए हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है अर्निंग्स का, उसके बाद किस तरह से अब इस स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए? लेकिन नेटको फार्मा का आप ओल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो काफी नीचे से एक अच्छा खासा अप मूवमेंट जो है कंटिन्यू दिखाई दिया था। जब नीचे के लेवल से हमने हमारी एक रिसर्च रिपोर्ट भी थी वो इनिशिएट की थी, शायद वो लेवल 700 750 के करीब करीब बैठ रहा था। उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा, 1500 से ऊपर तक के लेवल दिखा दी और उसके बाद में एक कंसोलिडेशन रेंज चालू हुआ। तो ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन रेंज जो है, हालांकि बाई ऑन कंपनी काफी बढ़िया है और इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी यहाँ से कोई भी डिप मिलता है तो वापस से ऐड करना का नजरिया बनाएंगे। लेकिन अभी के नंबर देखते हुए थोड़ा सा इसको लोअर कंसोलिडेशन जोन में आना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक जो है 950 से हो सकता है कि 900 की रेंज में भी अपने को देखने को मिले। तो वहां पे एक उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और जैसे जैसे इनके और कोई अपडेट्स आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए और उसको पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल स्टॉक्स के अंदर एक वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी है। नंबर थोड़े खराब है बट कंपनी फंडामेंटली काफी बढ़िया है, तो उस हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। और नीचे के लेवल में अगर कोई भी वापस से पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो वहां पे ऐड करने की सलाह रहेगी।